नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन को जिया और किस प्रकार से वे भारत के एक महान व्यक्ति के रूप में उभरे। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मित्रों, अगर आप हमारे इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो शायद ही आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कोई भी जानकारी किसी अन्य वीडियो से प्राप्त करनी पड़े। जी हाँ मित्रों, हमने इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी स्वामी जी के बारे में एकत्रित की है और हमें आशा होगी कि आपको हमारे इस वीडियो की बनावट से आपको ज़रूर यह वीडियो पसंद आएगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार से हम आपके लिए अनेक वीडियो लेकर आते हैं, अनेक महापुरुष के बारे में हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं स्वामी जी के बारे में यह वीडियो। तो मित्रों, यहाँ से हम देखेंगे स्वामी जी के जन्म और बचपन के बारे में। मित्रों, जो यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर और सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद जी की ये प्रतिमा है। यहाँ पे आप उनकी प्रतिमा को देख सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे स्वामी जी के बचपन के बारे में। विवेकानंद का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 9 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। दुर्गाचरण दत्त नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। इन्होंने 25 वर्ष की आयु में अपना परिवार छोड़ दिया और साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण गृहिणी थी। नरेंद्र के पिता प्रगतिशील, तर्कसंगत रवैये और उनकी मां के धार्मिक स्वभाव ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। नरेंद्रनाथ छोटी उम्र से ही आध्यात्मिकता में रुचि रखते थे और शिव, राम, सीता और महावीर हनुमान जैसे देवताओं की छवियों के सामने ध्यान किया करते थे। नरेंद्र बचपन में शरारती और बेचैन थे और उनके माता पिता को अक्सर उन्हें नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी। उनकी मां ने कहा, मैंने शिव से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की और उन्होंने मुझे अपने राक्षसों में से एक भेज दिया। मित्रों, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की बालपन की तस्वीर है। वे जब छोटे थे तो ये उनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। अब मित्रों, हम पढ़ेंगे उनकी शिक्षा के बारे में कि जो नरेंद्रनाथ जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की है। 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1879 में कलकत्ता लौटने के बाद वह प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने वाले एकमात्र छात्र बन गए। वह दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित कई विषयों के उत्साही पाठक थे। उन्हें हिंदू शास्त्रों में भी रुचि थी, जिसमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण शामिल हैं। नरेंद्र भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित थे और नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम, खेल और संगठित गतिविधियों में भाग लेते थे। (1881) में उन्होंने ललित कला परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। मित्रों, अब हम देखेंगे नरेंद्र अपनी विलक्षण स्मृति और तेजी से पढ़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। कई घटनाओं का उदाहरण दिया है। मित्रों, हम यहाँ पर देखेंगे कि वो अपनी विलक्षण बुद्धि से किस प्रकार लोगों को एकाग्रचित्त कर देते थे। एक बार उन्होंने एक पुस्तकालय में से सर जॉन लुबॉग द्वारा लिखित
कुछ पुस्तकों का अनुरोध किया और अगले ही दिन यह दावा करते हुए उन्हें लौटा दिया कि उन्होंने उन्हें पढ़ लिया है। लाइब्रेरियन ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने सुनाया तो उसे विश्वास हो गया कि विवेकानंद सत्यवादी थे। कुछ खातों ने नरेंद्र को श्रुतिधारा, एक विलक्षण स्मृति वाला व्यक्ति भी कहा है। अब मित्रों हम देखेंगे कि उन्होंने रामकृष्ण जी से किस प्रकार से मुलाकात की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये रामकृष्ण मिशन जी है, इनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनकी ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब पढ़ेंगे मित्रों कि उनकी ये मुलाकात किस प्रकार से हुई है। नरेंद्र का रामकृष्ण से पहला परिचय जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में एक साहित्य वर्ग में हुआ, जब उन्होंने प्रोफेसर विलियम हेस्टी को विलियम वर्थ की कविता पर व्याख्यान देते हुए सुना। कविता में ट्रांस शब्द की व्याख्या करते हुए हस्ती ने सुझाव दिया कि उनके छात्र ट्रांस का सही अर्थ समझने के लिए दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण के पास जाएं। इसके कुछ छात्रों ने नरेंद्र सहित को रामकृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित किया। वे शायद पहली बार व्यक्तिगत रूप से नवंबर 1881 में मिले थे। हालांकि नरेंद्र ने इसे अपनी पहली मुलाकात नहीं माना और न ही किसी व्यक्ति के बाद में इस बैठक का उल्लेख किया। इस समय नरेंद्र अपनी आगामी FA परीक्षा की तैयारी कर रहे थे जब रामचंद्र दत्त उनके साथ सुरेंद्र नाथ मिश्रा के घर गए। वहां रामकृष्ण को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। मकरंद परांजपे के अनुसार इस बैठक में रामकृष्ण ने युवा नरेंद्र को गाने के लिए कहा। उनकी गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने को कहा। 1884 में नरेंद्र के पिता की आकस्मिक मृत्यु ने परिवार को दिवालिया बना दिया। लेनदारों ने ऋण चुकाने के लिए मांग शुरू कर दी और रिश्तेदारों ने परिवार को अपने पैतृक घर से बेदखल करने की धमकी दे दी। नरेंद्र, जो कभी एक अच्छे परिवार का बेटा था, अपने कॉलेज के सबसे गरीब छात्रों में से एक बन गया। उन्होंने असफल रूप से काम खोजने की कोशिश की और भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया, लेकिन उन्हें रामकृष्ण ने सांत्वना मिली और उनकी दक्षिणेश्वर की यात्रा में वृद्धि हुई। एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण से अपने परिवार के आर्थिक कल्याण के लिए देवी काली से प्रार्थना करने का अनुरोध किया। रामकृष्ण ने उन्हें स्वयं मंदिर जाकर प्रार्थना करने का सुझाव दिया। मित्रों, ये रामकृष्ण जी है जो माता काली से संवाद कर रहे हैं, माता काली से बातचीत कर रहे हैं। रामकृष्ण के सुझाव के बाद वह 3 बार मंदिर गए, लेकिन किसी भी प्रकार की सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने में असफल रहे और अंततः देवी से सच्चे ज्ञान और भक्ति के लिए प्रार्थना की। नरेंद्र धीरे धीरे भगवान को साकार करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गए और रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। मित्रों, रामकृष्ण जी की मृत्यु 16 अगस्त 1886 की सुबह कोसीपुर में हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे मित्रों कि जो स्वामी विवेकानंद जी है, इन्होंने किस प्रकार से रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे रामकृष्ण मठ की स्थापना। जी मित्रों, यहाँ पर आप तस्वीर में रामकृष्ण मठ को देख रहे हैं और इसी की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके भक्तों और प्रशंसकों ने अब उनके शिष्यों का समर्थन करना बंद कर दिया। नरेंद्र और अन्य शिष्यों को रहने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ी।
गृहस्थ पारिवारिक जीवन शैली अपनाते हुए कई लोग घर लौट आए। नरेंद्र ने शेष शिष्यों के लिए बारानगर में एक जीर्ण शीर्ण घर को एक नए मठ में बदलने का फैसला किया। बारानगर मठ का किराया कम था, जिसे पवित्र भिक्षा, जिसे हम कहते हैं मधुकरी, द्वारा उठाया गया था। नरेंद्र और अन्य शिष्य प्रतिदिन ध्यान और धार्मिक तपस्या करने के लिए कई घंटे लगाते थे। बारानगर मठ में बहुत से धार्मिक अभ्यास किए। वे प्रातः 3 बजे उठ जाते थे और जप और ध्यान में लीन हो जाते थे। उन दिनों वैराग्य की कितनी प्रबल भावना थी, संसार है या नहीं, इसका उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं था। 1887 में नरेंद्र ने वैष्णव चरण वसक के साथ संगीत कल्पतरु नामक एक बंगाली गीत संकलन संकलित किया। नरेंद्र ने इस संकलन के अधिकांश गीतों का संग्रह और व्यवस्था की, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण पुस्तक का कार्य पूरा नहीं कर सके। मित्रों, अब हम देखेंगे जो स्वामी जी यूके और यूएस में लेक्चर टूर में गए थे, तो उनके वहाँ पर कैसे व्याख्यान थे और लोग उन्हें किस प्रकार से प्रभावित हुए। धर्म संसद के बाद उन्होंने अतिथि के रूप में अमेरिका के कई हिस्सों का भ्रमण किया। उनकी लोकप्रियता ने हजारों लोगों के लिए जीवन और धर्म के विस्तार के लिए नए विचार खोले। ब्रुकलिन एथिकल सोसाइटी में एक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान उन्होंने टिप्पणी की, मेरे पास पश्चिम के लिए एक संदेश है, जैसे बुद्ध के पास पूर्व के लिए एक संदेश था। विवेकानंद ने पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से शिकागो, डेट्रॉयट, बोस्टन और न्यूयॉर्क में व्याख्यान देने में लगभग 2 साल बिताए। उन्होंने 1894 में न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1895 के वसंत तक उनके व्यस्त थकाऊ कार्यक्रम ने उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया था। उन्होंने अपनी व्याख्यान यात्राओं को समाप्त कर दिया और वेदांत और योग में मुफ्त निजी कक्षाएं देना शुरू कर दिया। जून 1895 से शुरू होकर विवेकानंद ने न्यूयॉर्क के 1000 आइलैंड पार्क में अपने 1 दर्जन शिष्यों को 2 महीने तक निजी व्याख्यान दिए। मित्रों, यहाँ पे ये शिकागो में जो अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी भाषण दे रहे हैं, तो उनके भाषण को ये लोग सुनते आ रहे हैं। अब यहाँ से हम मित्रों देखेंगे भारत में वो वापस आए थे 1897 से 1899 की ये घटना है। इस बीच स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भारत में क्या कार्य किए हैं। यूरोप से जहाज 15 जनवरी 1897 को कोलंबो, ब्रिटिश सीलोन, जो अभी श्रीलंका है, पहुंचा और विवेकानंद जी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान लोग अक्सर ट्रेन को रोकने के लिए रेल पर बैठ जाते ताकि वे उन्हें सुन सकें। मद्रास, जो अब चेन्नई है, मद्रास से उन्होंने कलकत्ता और अड़मोड़ा की अपनी यात्रा जारी रखी। 1 मई 1897 को कलकत्ता में विवेकानंद ने समाज सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों का मुख्यालय बेलूर मठ में है। विवेकानंद ने 2 अन्य मठों की स्थापना की, अद्वैताश्रम और दूसरा मद्रास, अब चेन्नई में है। विवेकानंद ने पहले जमशेदजी टाटा को एक शोध और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जब वे 1893 में विवेकानंद की पश्चिम की पहली यात्रा पर शिकागो तक एक साथ यात्रा करते थे। ये मित्रों जमशेदजी टाटा जी के यहाँ स्थापना उन्होंने की थी। टाटा ने अब उन्हें अपने विज्ञान अनुसंधान संस्थान का नेतृत्व करने के लिए कहा। विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक हितों के लिए संघर्ष का हवाला देते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
उन्होंने आर्य समाज, एक सुधारवादी हिंदू आंदोलन और सनातन रूढ़िवादी हिंदू के बीच एक वैचारिक संघर्ष में मध्यस्थता करने का प्रयास करते हुए पंजाब का दौरा किया। अब मित्रों हम देखेंगे उनकी मौत के बारे में कि उनकी मृत्यु कैसी हुई थी। तो एक बालक हैं, उनकी तस्वीर पर पुष्प समर्पित कर रहा है, तो हम उनकी मृत्यु पर चर्चा करेंगे कि स्वामी जी की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। 4 जुलाई 1902 उनकी मृत्यु के दिन विवेकानंद जी जल्दी उठे, बेलूर मठ में मठ गए और 3 घंटे तक ध्यान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शुक्ल यजुर्वेद, संस्कृत व्याकरण और योग के दर्शन की शिक्षा दी। बाद में रामकृष्ण मठ में एक नियोजित वैदिक कॉलेज के सहयोगी के साथ चर्चा की। शाम 7 बजे विवेकानंद परेशान न होने के लिए कहकर अपने कमरे में चले गए। ध्यान करते हुए रात 9:20 पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्यों के अनुसार विवेकानंद ने महासमाधि प्राप्त की। उनके मस्तिष्क में एक रक्त वाहिका के फटने को मृत्यु के संभावित कारण के रूप में रिपोर्ट किया गया था। उनके शिष्यों का मानना था कि यह टूटना उनके ब्रह्मरंध्र, उनके सिर के मुकुट में एक छेद के कारण हुआ था। जब उन्होंने महासमाधि प्राप्त की, विवेकानंद ने अपनी भविष्यवाणी पूरी की कि वह 40 साल नहीं जिएंगे। बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जहां 16 साल पहले रामकृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। मित्रों, इस प्रकार से स्वामी जी की मृत्यु हो गई है। उन्होंने अपने जीवन काल को आपने देखा है किस प्रकार से जिया और लोग उन्हें किस तरीके से याद करते हैं। अब मित्रों, हम आपके लिए स्वामी जी के आदर्श वाक्य लेकर आए हैं। जो स्वामी जी हैं उनके अनमोल वचन हैं। शायद आपको अनमोल वचन बहुत पसंद आएंगे। मित्रों, इन अनमोल वचन को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। उनका पहला अनमोल वचन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। उठो मेरे शेरो, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छत जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तुम तुम्हारा सेवक है, तुम स्वयं के सेवक नहीं हो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास भी नहीं कर सकते। अपने रहस्य किसी को मत बताओ, ये आदत आपको खत्म कर देगी। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।